नमस्कार साथियों, एग्जाम शाला के साप्ताहिक करंट अफेयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास नवंबर माह की करंट अफेयर की है, जो कि अपनी दूसरी क्लास है। आइए शुरू करते हैं आपकी क्लास। पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? पहला क्वेश्चन है, टोंक में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व जो कि 7 से 9 नवंबर को आयोजित किया गया था, इसमें किसे अंतर्राष्ट्रीय कला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? क्या पूछा है? 19वें अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व पर किसे अंतर्राष्ट्रीय कला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है आपका बनवारी लाल गौड़, दूसरा नाथूलाल वर्मा, तीसरा रामनाथ चौधरी और चौथा मांगीलाल मिश्री। इनमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय कला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? वो किया गया आपके किसके? नाथूलाल वर्मा को अंतर्राष्ट्रीय कला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें इस पर्व की, 19वां अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व 7 से 9 नवंबर तक इसका आयोजन हुआ था। कब से कब तक? 7 से 9 नवंबर तक इसका आयोजन हुआ था। और कहां हुआ था? टोंक में। आगे हम बात करें कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? इसका आयोजन किया गया है अतरंग कला एवं एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी टोंक और राजस्थान ललित कला अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया है। आगे हम बात करें तो वरिष्ठ मिनिएचर आर्टिस्ट डॉक्टर नाथूलाल वर्मा को अंतर्राष्ट्रीय कला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, पूनम चंद गोदारा को किस कविता के लिए राजस्थानी भाषा का केंद्रीय युवा साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? कौन सा केंद्रीय युवा साहित्य पुरस्कार पूछा है? पहला ऑप्शन है आपका अंतश्री आंगणे, दूसरा बिलारो भारत, तीसरा सुध सोदेन जंग अंगनाई और चौथा ऑप्शन है आपका बजरंग चोला पहर सकीरी। इनमें से किस कविता के लिए पूनम चंद गोदारा को केंद्रीय युवा साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? वो किया गया आपके कौन सी? अंतश्री आंगणे के लिए इनको केंद्रीय युवा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि राजस्थानी भाषा की है। अगर हम इस पुरस्कार की बात करें तो राजस्थानी भाषा के लिए पुरस्कार मिला है किसको? पूनम चंद गोदारा को, जो कि कहां से? बीकानेर से। इनकी कविता है अंतश्री आंगणे। अब हिंदी भाषा के पुरस्कार की हम बात करें तो हिंदी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार मिला है किसको? पार्वती तिंकी को। इनकी कविता है फिर उगना। इस कविता के लिए इनको हिंदी भाषा में केंद्रीय युवा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। युवा साहित्य पुरस्कार अगर हम 2024 की बात करें, किसकी? 2024 की, तो इसमें पुरस्कार राशि दी जाती है 50,000 रुपए। और राजस्थानी भाषा का पुरस्कार मिला था किसको? सोनाली सुथार को राजस्थानी भाषा का 2024 का युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया था। इनकी कविता है सुध सोदेन जंग जग अंगनाई, इनकी कविता है। हम बात करें हिंदी भाषा का किसको मिला था, तो मिला था गौरव पांडे को हिंदी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार 2024 मिला था। इनकी कविता है स्मृतियों के बीच गिरी है पृथ्वी। कौन सा? स्मृतियों के बीच गिरी है पृथ्वी के लिए गौरव पांडे को हिंदी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। आगे हम बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, जिसमें आपके राशि दी जाती है 1 लाख रुपए। कौन सी? 1 लाख रुपए। केंद्रीय युवा साहित्य पुरस्कार की बात करें तो उसमें 50,000 रुपए इनाम राशि दी जाती है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो उसमें 1 लाख रुपए उसमें पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की हम बात करें तो राजस्थानी भाषा के लिए किसको मिला है? राजस्थानी भाषा के लिए मिला है मुकुट मणिराज को। किसको? मुकुट मणिराज को राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, जो कहां से? कोटा से। अगर इनकी कविता की हम बात करें, गांव अर अम्मा, कौन सी? गांव अर अम्मा राजस्थानी रचना के लिए मुकुट मणिराज को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें हिंदी भाषा में किसको मिला है, तो हिंदी भाषा में दिया गया है किसको? गगन गिल को दिया गया है। और उनकी रचना कौन सी है? तो मैं जब तक आई बाहर के लिए गगन गिल को 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करें 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो राजस्थानी भाषा का पलकित प्रीत रचना के लिए जोधपुर के, कहां के?
जोधपुर के गज सिंह राजपुरोहित को प्रदान किया गया है। 2023 का दिया गया है पलकित प्रीत को राजस्थानी भाषा के लिए। किसको दिया गया? पलकित प्रीत रचना के लिए गज सिंह पुरोहित को दिया गया है। और 2024 की बात करें तो मुकुट मणिराज को राजस्थानी भाषा का पुरस्कार दिया गया है। आगे हम बात करते हैं, भोगीलाल पाटीदार को किस नाटक के लिए राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? कौन सा बाल साहित्य पूछा है? एक होता है युवा साहित्य पुरस्कार और एक होता है बाल साहित्य पुरस्कार। तो यहाँ पे पूछा है भोगीलाल पाटीदार को राजस्थानी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है, तो उनकी रचना कौन सी है? पहला है गांवरी अम्मा, दूसरा ऑप्शन है आपका पंखेरू नी पीड़ा, तीसरा मारी ढाणी और चौथा है स्त्री देह से आगे। तो किस रचना के लिए प्रोत्साहित किया गया? तो वो किया गया पंखेरू नी पीड़ा के लिए भोगीलाल पाटीदार को बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगर हम पुरस्कार की बात करें, इसमें प्रोत्साहन जो राशि दी जाती है वो दी जाती है कितनी? 50,000 रुपए इसमें प्रोत्साहन राशि दी जाती है। राजस्थानी भाषा का जो दिया गया था वो दिया गया था भोगीलाल पाटीदार को, जो कहां से है? बांसवाड़ा से हैं, और इनकी रचना है पंखेरूनी पीड़ा के लिए राजस्थानी भाषा का पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करें हिंदी भाषा का साहित्य पुरस्कार किसे मिला है बाल साहित्य पुरस्कार? वो मिला है सुशील शुक्ल को, और इनकी रचना है 1/12 के लिए सुशील शुक्ल को हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। आगे हम बात करेंगे बाल साहित्य पुरस्कार 2024 में किसे मिला था। इसकी पुरस्कार राशि है वो भी 50,000 रुपए है। तो राजस्थानी भाषा का 2024 का बाल साहित्य पुरस्कार मिला था प्रहलाद सिंह झोरडा को, जो कि कहां से है? नागौर से, और इनकी काव्य संरचना है मारी ढाणी। कौन सी? मारी ढाणी के लिए प्रहलाद सिंह झोरडा को राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। हिंदी भाषा के पुरस्कार की हम बात करें तो वो दिया गया था किसको? देवेंद्र कुमार को। इनकी कहानी है बाल कहानियां के लिए देवेंद्र कुमार को हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों ये इसलिए इंपॉर्टेंट है पुरस्कार क्योंकि आपके रीट मुख्य परीक्षा में सिलेबस में दिया हुआ है पुरस्कार, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2024 में किस राज्य ने औद्योगिक सुधारों में प्रथम रैंक प्राप्त करी है? किसमें? औद्योगिक सुधार में प्रथम रैंक प्राप्त करी है। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक और चौथा राजस्थान। कौन से राज्य ने औद्योगिक सुधारों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? वो किया आपके राजस्थान ने। किसने किया है? राजस्थान ने। अगर हम सुधार की बात करें, कौन कौन से सुधार है जिनके चलते राजस्थान को प्रथम रैंक प्राप्त हुई है, देखते हैं। औद्योगिक एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की ओर से जारी बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 में राजस्थान ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राज्य ने 4 प्रमुख औद्योगिक सुधार श्रेणियों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। कौन सी? 4 श्रेणियों में, और कौन कौन सी है वो? पहला है आपका व्यापार प्रवेश, यानी कि नए उद्योग खोलने की प्रक्रिया को सरल एवं ऑनलाइन बनाया गया, मतलब सुगम बनाया गया इसमें। दूसरे की अगर हम बात करें तो श्रम विनियमन सरलता, जिसमें श्रमिक पंजीकरण, परमिट और अनुपालन को सुगम बनाया गया। तीसरे की हम बात करें तो पर्यावरण पंजीकरण, जिसमें पर्यावरण अनुमोदन और एनओसी को तीव्र पारदर्शी और ऑनलाइन बनाया गया। चौथे अगर हम बात करें तो सेवा क्षेत्र में सुधार, जिसमें सेवा उद्योगों से संबंधित प्रक्रियाओं और अनुमतियों में सुधार। इन 4 श्रेणियों में सुधार के चलते राजस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन से? पहले खिलाड़ी जिन्होंने वर्ल्ड सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लेकर विश्व में 6ठा स्थान हासिल किया है। कौन से पहला खिलाड़ी है जिन्होंने वर्ल्ड सीनियर पावर लिफ्टिंग में भाग लेकर विश्व में 6ठा स्थान हासिल किया है? पहला गौरव साहू, दूसरा यश बर्डिया, तीसरा अभिजीत गुप्ता और चौथा सचिन चौधरी। तो किसने भाग लिया था? वो भाग लिया था किसने? गौरव साहू ने इस चैंपियनशिप में भाग लिया था, जिन्होंने विश्व में 6ठा स्थान हासिल किया था। अगर हम गौरव साहू की बात करें तो वर्ल्ड सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहां पर आयोजित हुई थी?
क्लूज नापोका रोमानिया में इसका आयोजन हुआ था। कहां पर? क्लूज नापोका रोमानिया में इसका आयोजन हुआ था। अगर हम खिलाड़ी की बात करें तो कौन है? गौरव साहू खिलाड़ी है, जो कहां से? उदयपुर से। कहां से? उदयपुर से। राजस्थान से पहले खिलाड़ी है जिसने यह चैंपियनशिप खेली है। और किस वर्ग में? पावर लिफ्टिंग में कितने किग्रा में? 59 किग्रा में इन्होंने भाग लिया था। और इन्होंने जो वजन उठाया वो है उतना 570 किग्रा इन्होंने वजन उठाया था, जिसमें 220 स्क्वाट और बेंच प्रेस का 115 और डेड लिफ्टिंग का 235 किलो वजन इन्होंने उठाया था। और इनकी उपलब्धि क्या है? इनकी उपलब्धि है कि विश्व स्तर पर इन्होंने छठा स्थान प्राप्त किया है। किसने किया है? गौरव साहू ने। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले राजस्थान के ये पहले खिलाड़ी थे। आगे हम बात करते हैं, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक की जानकारी देने वालों को कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाएगा? किसको? सिंगल यूज प्लास्टिक की जानकारी देने वाले को कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाएगा? पहला 51,000, दूसरा 1,00,000, तीसरा 15,000 और चौथा 40,000। कितना पुरस्कार दिया जाएगा दोस्तों? पुरस्कार दिया जाएगा, वो दिया जाएगा कितना? 15,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा सिंगल यूज प्लास्टिक की जानकारी देने वाले को। अगर हम इसकी बात करें तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया। किसने? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। और ये लागू हुआ है कब से? आपके 1 जुलाई 2025 से लागू कर दिया है। आगे हम बात करें राजस्थान में इसकी पहल क्या है। इसकी पहल है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुरस्कार योजना शुरू की है। किसने? राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने पुरस्कार योजना शुरू की है। जो पुरस्कार राशि है वो पहले आपकी कितनी थी? 5,000 रुपए पहले पुरस्कार राशि दी थी, जिसे अब बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिए। कितनी कर दिए? 15,000 रुपए कर दिए। इसकी शर्त है कि जो व्यक्ति सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, भंडारण या बिक्री की जानकारी देगा उसे यह पुरस्कार मिलेगा। और पुरस्कार कितना मिलेगा? 15,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा, जो पहले कितना था? 5,000 रुपए। आगे हम बात करते हैं, गंग नहर के शताब्दी वर्ष उत्सव की शुरुआत कब और कहां से हुई है? कौन सा? गंग नहर के शताब्दी वर्ष उत्सव की शुरुआत कब और कहां से हुई है? पहला ऑप्शन है आपका 5 दिसंबर 2025 जयपुर, 26 अक्टूबर 2025 बीकानेर, 5 दिसंबर 2025 फिरोजपुर और 26 अक्टूबर 2025 श्रीपुर हेड। इसका जो आयोजन किया जाएगा उत्सव का, वो किया जाएगा आपका कब? 5 दिसंबर 2025 से फिरोजपुर में इसका शुभारंभ किया जाएगा। और ये क्यों किया जाएगा? क्योंकि गंग नहर सुशासन के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया जाएगा। और ये किया जाएगा कहां पर? बीकानेर संभाग में इसका आयोजन किया जाएगा। यह पहल है किसकी? अर्जुन राम मेघवाल द्वारा यह पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है गंग नहर के शताब्दी वर्ष का उत्सव। कौन सा? गंग नहर के शताब्दी वर्ष का उत्सव मनाना है का मुख्य उद्देश्य है। अगर इसकी अवधि करें हम कि कब से कब तक इसका आयोजन किया जाएगा, इसकी शुरुआत हुई है वो ये 5 दिसंबर 2025 फिरोजपुर से इसकी शुरुआत हुई है। और इसका समापन होगा वो होगा आपके 26 अक्टूबर 2027 को शिवपुर हेड से इसका समापन होगा। 5 दिसंबर 2025 से 26 अक्टूबर 2027 तक गंग नहर सुशासन उत्सव मनाया जाएगा। आगे हम बात करें, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव जिन्हें केंद्र में सामाजिक न्याय विभाग के सचिव नियुक्त किया गया है। कौन से राजस्थान के सचिव है जिन्हें केंद्र में सामाजिक न्याय विभाग के सचिव नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन आपके गंगाराम मूलचंदानी, दूसरा आपके सुधांशु पंत, तीसरा मोहनलाल लाठर और चौथा आपके राजीव मिश्रा। किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया आपके सुधांशु पंत को केंद्र में सामाजिक न्याय विभाग के सचिव नियुक्त किया गया है। और अभी हाल ही में आपके नए मुख्य सचिव की घोषणा की गई, वो कौन है? श्रीनिवासन आपके नए मुख्य सचिव होंगे। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, सांस अभियान। कौन सा? सांस अभियान किस बीमारी की रोकथाम के लिए शुरू किया गया है?
पहला डेंगू, मलेरिया, निमोनिया और टाइफाइड। किस बीमारी के लिए शुरू किया गया है? वो किया गया आपके निमोनिया की बीमारी के लिए सांस अभियान शुरू किया गया है। अगर इस अभियान की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 12 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2025 तक निमोनिया हेतु सांस अभियान शुरू किया जाएगा। कब से कब तक? इस अभियान की हम बात करें तो इसमें 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को मुख्य रूप से लक्षित किया जाएगा। किससे? 0 से 5 वर्ष के जो बच्चे रहेंगे उनको ऊपर मुख्य रूप से इसमें ध्यान दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों में निमोनिया से मृत्यु दर कम करना। निमोनिया से जो बच्चों की मृत्यु हो रही है उसमें मृत्यु दर को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस अभियान की हम बात करें, इसकी फुल फॉर्म है आपके सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, जिसमें आपके विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, उद्योग संवर्धन में आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से राजस्थान को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है? कौन सा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किस श्रेणी से सम्मानित किया गया है? परफॉर्मर श्रेणी, अग्रणी श्रेणी, टॉप अचीवर श्रेणी और एस्पायरिंग लीडर श्रेणी। किस श्रेणी से सम्मानित किया गया है? वो किया गया है कौन सी? टॉप अचीवर्स श्रेणी से इसमें सम्मानित किया गया है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राजस्थान को व्यापार प्रवेश, श्रम कानून सुधार और सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह सम्मान प्रदान किया है। राज्य की ओर से उद्योग मंत्री राजवर्धन राठौड़ और उद्योग आयुक्त रोहित गुप्ता ने यह सम्मान स्वीकार किया है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन किस तारीख से किस तारीख तक किया जाएगा? कौन सी? किस तिथि से किस तिथि तक इसका आयोजन किया जाएगा? पहला है आपके 10 से 20 नवंबर, दूसरा 24 नवंबर से 5 दिसंबर, तीसरा 1 से 12 दिसंबर और चौथा ऑप्शन आपका 20 से 30 नवंबर। तो किस तिथि से किस तिथि तक आयोजन किया जाएगा? तो वो किया जाएगा आपका 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया जाएगा। हम बात करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की, जिसका आयोजन होगा आपके वो होगा 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। अगर इसके आयोजन स्थल की हम बात करें तो राजस्थान में इसका आयोजन हो रहा है, जो कि पहली बार राजस्थान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हो रहा है, जो कि 7 शहरों में आयोजित की जाएंगे। कहां पर? 7 शहरों में गेम्स आयोजित की जाएंगी, जिसमें पहला है आपका जयपुर, दूसरा अजमेर, तीसरा भरतपुर, चौथा उदयपुर, 5वां कोटा, छठा जोधपुर और 7वां बीकानेर। इन 7 शहरों में गेम्स का आयोजन किया जाएगा। आयोजन वितरण की हम बात करें, भाई किस शहर में कितने आयोजन होंगे, तो जयपुर में जो आयोजन होंगे वो 11 खेलों का आयोजन होगा, उदयपुर में 3 खेल का आयोजन होगा और अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा में 2-2 खेल का इसमें आयोजन किया जाएगा। 7 शहर कौन से? जयपुर, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर और बीकानेर। इन 7 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। इसका जो आयोजन किया जा रहा है राजस्थान में पहली बार आयोजित हो रहा है खेल। ये इसका 5वां संस्करण है, जिसमें लगभग 200 यूनिवर्सिटी इसमें भाग लेंगे। कितने? 200 विश्वविद्यालय इसमें भाग लेंगे और एथलीटों की संख्या जो आपके 7000 प्लस एथलीट इसमें भाग लेंगे। अगर इसमें हम खेलों की संख्या देखें तो 24 खेल प्लस 1 प्रदर्शन खेल रहेगा, जो कौन सा रहेगा? खो-खो रहेगा। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें कितने खेल इसमें शामिल किए गए और प्रदर्शन खेल कौन सा है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है और राजस्थान में पहली बार आयोजित हो रहा है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, नेशनल वर्कशॉप ऑन एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक इंटरप्रेन्योरशिप 11 से 13 नवंबर 2025 कहां आयोजित की जा रही है? पहला ऑप्शन है आपका डीग, दूसरा ब्यावर, तीसरा उदयपुर और चौथा जैसलमेर। कहां आयोजित की जा रही है? यह आयोजित की जा रही है कहां पे? आपके उदयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। जो कब से कब तक होगा? 11 से 13 नवंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है। बात करते हैं इसका आयोजन,
किसके द्वारा किया जा रहा है? तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद और ग्रामीण विकास विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से नेशनल वर्कशॉप ऑन एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक एंटरप्रेन्योरशिप 11 से 13 नवंबर तक उदयपुर में होगी। कहाँ होगी? उदयपुर में होगी। इसका शुभारंभ कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा और ओटाराम देवासी दोनों के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? किरोड़ी लाल मीणा और ओटाराम देवासी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कार्यशाला में ग्रामीण आजीविका के सतत विकास के लिए कृषि पशुधन आधारित उद्यमिता को सशक्त बनाने के लिए भी इसमें काम किया जाए। किसमें? कृषि पशुधन आधारित उद्यमिता को सशक्त बनाने के लिए भी इसमें काम किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? पहला ऑप्शन आपका, देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट बीकानेर में स्थापित किया जाएगा। कौन सा? देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट बीकानेर में स्थापित किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपका, इस प्रोजेक्ट की सौर उत्पादन क्षमता 2450 मेगावाट होगी। इस प्रोजेक्ट की बैटरी स्टोरेज क्षमता 5000 मेगावाट प्रति घंटा होगी। और चौथा ऑप्शन आपका, यह प्रोजेक्ट बड़ला सोलर पार्क से छोटा होगा। इनमें से कौन सा कथन आपका असत्य है? इसमें आपका जो है यह प्रोजेक्ट बड़ला सोलर पार्क से छोटा होगा, यह कथन आपका असत्य है। यह बड़ला सोलर पार्क से बड़ा होगा। तो इसका आंसर है वो है 4। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, बूंदी महोत्सव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा महोत्सव पूछा है? बूंदी महोत्सव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन आपका, बूंदी फेस्टिवल 2025 का आयोजन 8 से 10 नवंबर तक हुआ है। कब से कब तक? 8 से 10 नवंबर तक बूंदी फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। महोत्सव का उद्घाटन ओम बिरला और हीरालाल नागर ने किया है। किसने? ओम बिरला और हीरालाल नागर ने किया है। पहला बूंदी महोत्सव 1996 में शुरू हुआ था। और चौथा ऑप्शन आपका, सभी कथन सत्य है। तो बूंदी महोत्सव के बारे में सत्य कथन पूछा है, तो इसमें आपके चारों ऑप्शन सही है। कब से कब तक आयोजन किया गया था? 8 से 10 नवंबर 2025 को इसका आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन किया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने इस महोत्सव का शुभारंभ किया है। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है, महोत्सव में टेंड आर्ट फेस्टिवल का उद्घाटन व नवल सागर पार्क में बॉलीवुड सिंगर और इंडियन आइडल विजेता सलमान अली की सिने संध्या का आयोजन किया गया है। किसका आयोजन किया गया? सिने संध्या का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन बन सकता है, किस महोत्सव में सिने संध्या का आयोजन किया गया था? वो किया गया कौन से? आपके बूंदी महोत्सव में सिने संध्या का आयोजन किया गया था। और इसका पहला आयोजन था 1996 में बूंदी महोत्सव का शुभारंभ किया गया था। पहली बार 1996 में बूंदी महोत्सव मनाया गया था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, राजस्थान सरकार ने अतिवृष्टि से खरीफ फसल को हुए नुकसान से कितने जिलों के किसानों को राहत देने का निर्णय लिया है? पहला ऑप्शन है आपका 4 जिले, 5, 6 या फिर 8 जिले। कितने जिलों के किसानों को राहत देने का इसमें निर्णय लिया गया है? वो लिया गया आपके कितने? 6 जिले के किसानों को इसमें राहत देने का निर्णय लिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस वर्ष हुई अतिवृष्टि से खरीफ फसल को हुए नुकसान के संबंध में संवेदनशील निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत राज्य सरकार ने 6 जिलों के किसानों को राहत देने के लिए एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से कृषि अनुदान वितरण की स्वीकृति प्रदान की है। 6 जिले कौन से हैं? इन 6 जिलों में 40 तहसीलों के 2961 गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। 6 जिलों में कितने गांव हैं? 40 तहसीलों के 2961 गांवों को इसमें मंजूरी मिल चुकी है। इस निर्णयों के शामिल के कौन कौन से? पहला आपके अजमेर, दूसरा अलवर, तीसरा झुंझुनू, चौथा कोटा, 5वां पाली और छठा
बांसवाड़ा, इन 6 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। जिलों के लगभग कितने 8 लाख किसानों को आर्थिक सहायता और राहत मिलेगी। 6 जिलों में 40 तहसीलों के 2961 गांवों में 8 लाख किसानों को इसमें आर्थिक सहायता और राहत प्रदान की जाएगी। 6 जिले कौन से आपके? अजमेर, अलवर, झुंझुनू, कोटा, पाली और बाड़मेर, इन 6 जिलों को इसमें शामिल किया गया है, जो कि आपके इंपोर्टेंट हो सकता है। कौन कौन से जिले इसमें शामिल है, कौन से इसमें शामिल है, इस प्रकार का इसमें क्वेश्चन बन सकता है। प्रदेश में परिवर्तित बजट 2024-25 में विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर का उपकेंद्र राजस्थान के किस शहर में स्थापित करने का प्रस्ताव था? कौन सा उपकेंद्र पूछा है? किसका? रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर का उपकेंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो वो कहां पर? जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर या जोधपुर, कहां पर किया जाएगा? वो किया जाएगा आपके कहां पर? जयपुर में इसका उपकेंद्र बनेगा। और इसका केंद्र कहां पर है? जोधपुर। केंद्र है आपका जोधपुर में और उपकेंद्र होगा आपका, क्या है क्वेश्चन आपका? छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? पहला ऑप्शन है आपका खरला जल उपयोगिता संगम, जिसे सर्वश्रेष्ठ जल उपभोक्ता संघ का तृतीय स्थान मिला है। दूसरा आपका बिट्स पिलानी, जिसे सर्वश्रेष्ठ संस्था इनसाइड कैंपस के लिए द्वितीय स्थान मिला है। तीसरा आपका बजरंग लाल जेठू, जो कि पश्चिमी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति श्रेणी में चौथा पुरस्कार इनको मिला है। चौथा ऑप्शन आपका अंबुजा फाउंडेशन जयपुर को सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज में द्वितीय स्थान मिला है। इनमें से कौन सा कथन असुमेलित है? तो वो है आपके बजरंग लाल जेठू, जिनको पश्चिमी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की श्रेणी में चौथा पुरस्कार नहीं मिलकर बल्कि प्रथम पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर का, इसमें आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम राष्ट्रीय जल पुरस्कार की बात करें तो राजस्थान को जल संचयन और जन भागीदारी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए देश के 3 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में तृतीय श्रेणी में स्थान मिला है। कौन श्रेणी में? तृतीय श्रेणी में राजस्थान को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्थान मिला है। राजस्थान 3.64 लाख संरचनाओं के साथ तीसरे स्थान पर है। कितनी संरचनाओं निर्माण के लिए? 3.64 लाख संरचनाओं के साथ तीसरे स्थान पर है। अगर हम बात करें तो प्रथम है तेलंगाना, दूसरा छत्तीसगढ़ और तीसरा आपका राजस्थान हो गया। कौन सा? राजस्थान। अगर हम श्रेणी की बात करें, 3 श्रेणियों में किसके किसके शामिल है? तो प्रथम श्रेणी में आपका भीलवाड़ा और बाड़मेर शामिल है, जिसको पुरस्कार मिला कितना? 2 करोड़ रुपए। द्वितीय आपका जयपुर और उदयपुर, जिसमें आपको मिलेंगे 1 करोड़। और तीसरा आपका अलवर, डूंगरपुर, बारां, चित्तौड़गढ़ और सीकर, इन जिलों को 25 लाख रुपए का पुरस्कार इसमें दिया जाएगा। उदयपुर के EMRS विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान प्रशिक्षण के लिए जयकार प्रोग्राम किसके संयुक्त तत्वाधान में संचालित किया गया? कौन सा जयकार प्रोग्राम पूछा गया है? विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान प्रशिक्षण के लिए जयकार प्रोग्राम किसके संयुक्त तत्वाधान में संचालित किया गया है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और IIT जोधपुर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और इसरो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नीति आयोग, राज्य सरकार और DRDO। किसके संयुक्त तत्वाधान में संचालित किया गया? वो किया गया आपके केंद्र सरकार, राज्य सरकार और इसरो के संयुक्त तत्वाधान में इसको संचालित किया जा रहा है। अब देखते हैं कौन कौन से प्रोग्राम इसमें राजस्थान सरकार द्वारा चलाए गए हैं। पहला है आपका जयकार प्रोग्राम, जो केंद्र, राज्य और इसरो के संयुक्त तत्वाधान में उदयपुर के EMRS विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान प्रशिक्षण देने के लिए कौन सा प्रोग्राम? जयकार प्रोग्राम शुरू किया गया है। अगला प्रोग्राम देखते हैं माई मिशन प्रोग्राम, जिसमें 40 विद्यार्थियों को राजस्थान सिविल सेवा परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग। कितने विद्यार्थी? 40 विद्यार्थियों को राजस्थान सिविल सेवा परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग। कौन सा प्रोग्राम? माई मिशन प्रोग्राम। अगर कौशल प्रशिक्षण प्रोग्राम की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम इसमें आयोजित किए जाएंगे। विद्यार्थी भ्रमण की हम बात करें तो अमृत कलश योजना के तहत IIM उदयपुर, IIT जोधपुर, NLU और
केवी के जैसे संस्थानों का भ्रमण इसमें करवाया जाएगा। किसमें? विद्यार्थी भ्रमण में, जिसमें अमृत कलश योजना के तहत विद्यार्थी भ्रमण करवाया जाएगा। कला और संस्कृति के बारे में बात करें तो माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान, कौन सा? माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान, जिसमें वनफूल डिजाइन स्टूडियो की स्थापना और जनजातीय कला संरक्षण और विपणन में मदद की जाएगी। अगर प्रोजेक्ट चितेरा की हम बात करें तो छात्रावास और स्कूल में मांडना और पारंपरिक चित्रकला का पुनरुद्धार इसमें किया जाएगा। किसके द्वारा? प्रोजेक्ट चितेरा के द्वारा। पर्यावरण और डिजिटल पहल के बारे में हम बात करें तो UNFPA साझेदारी, जिसमें संचार सेतु वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म इसमें शुरू किया जाएगा और पर्यावरण अभियान चला जाएगा। वो चला जाएगा एक वृक्ष प्रति वर्ष और हमारा कक्ष हमारा वृक्ष। कौन सा अभियान? एक वृक्ष प्रति वर्ष और हमारा कक्ष हमारा वृक्ष पर्यावरण अभियान इसमें चलाया जाएगा। स्वास्थ्य और विज्ञान के क्षेत्र में हम बात करें तो सैटेलाइट सेंटर फॉर ट्राइबल हेल्थ एंड रिसर्च, जो कहां पर है? आपके आबू रोड सिरोही में, जो कि AMRS जोधपुर के सहयोग से स्थापित किया गया। कौन सा? सैटेलाइट सेंटर फॉर ट्राइबल हेल्थ एंड रिसर्च, आबू रोड सिरोही। खेल के क्षेत्र में हम बात करें तो जनजातीय खिलाड़ियों की उपलब्धियां कौन कौन सी है? RSMS लिमिटेड के CSR सहयोग से लेक्रोस टीम इंडिया ने उज्बेकिस्तान में रजत पदक जीता है। कौन सी? लेक्रोस टीम इंडिया ने उज्बेकिस्तान में रजत पदक जीता है। तृतीय राष्ट्रीय लेक्रोस चैंपियनशिप 2025-26, जिसमें 55 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है। कितने? 55 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक इसमें जीता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आयुष्मान भारत योजना के तहत डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? इस योजना में, आयुष्मान भारत योजना के तहत डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 5वां, तीसरा, चौथा और दूसरा। कौन सा स्थान है? राजस्थान का तीसरा स्थान है आयुष्मान भारत योजना में डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखने में। अगर योजना की हम बात करें, राजस्थान आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना, जिसे आभा योजना भी कहते हैं, राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखने में। कुल 6.366 करोड़ लोगों ने आभा कार्ड बनवाए। कितने? 6 करोड़ 3.6 लाख लोगों ने आभा कार्ड बनवाए हैं। अगर हम आयु वर्ग की बात करें, किस वर्ग ने कितने लोगों इसमें शामिल हुए हैं? 19 से 45 वर्ष में लगभग 50% लोगों ने इसमें कार्ड बनवाए हैं। 6 से 18 वर्ष में 16.96%, 45 से 60 वर्ष में 18.11% और 60 वर्ष से ऊपर लगभग 12.39% लोगों ने इसमें अपने कार्ड बनवाए। अगर हम शीर्ष जिलों की बात करें तो जयपुर, उदयपुर और अलवर इसमें शीर्ष जिले जिन्होंने आभा कार्ड सर्वाधिक बनाया। और सबसे कम की हम बात करें तो सलूम्बर और खेड़तल तिजारा इसमें शामिल है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अंता विधानसभा उपचुनाव में किस पार्टी को विजय प्राप्त हुई है? पहला कांग्रेस, दूसरा बीजेपी, तीसरा निर्दलीय, चौथा RLP। किस पार्टी को अंता विधानसभा उपचुनाव में विजय प्राप्त हुई है? तो हुई है किसको? कांग्रेस को अंता विधानसभा उपचुनाव में विजय प्राप्त हुई है। अगर चुनाव की हम बात करें में जो मतदान हुए थे वो हुए थे 11 नवंबर 2025 को, इसमें लगभग 80.25% लोगों ने इसमें मतदान किया था। मतगणना की हम बात करें तो 14 नवंबर 2025 को मतगणना हुई, जिसमें विजेता कौन है? कांग्रेस पार्टी के प्रमोद जैन भाई इसमें विजय रहे, जिनको वोट मिले हैं कितने? 69,571 वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर भाजपा के मोरपाल सुमन रहे, जिनको 53,959 वोट मिले हैं। और तृतीय पर है नरेश मीणा, जिनको 53,800 वोट मिले। हमेशा ही विधानसभा उपचुनाव से प्रश्न बनता है कौन सी पार्टी विजय रही है, कौन इसमें विजय हुआ, कितने वोटों से विजय हुआ है। तो प्रमोद जैन भाई विजय हुए कितने? 15,612 मतों से विजय हुए। कितने? 15,612 मतों से विजय हुए हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमारी नवंबर माह की
दूसरी क्लास पूरी होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताएं और क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस क्लास की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद।